नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। देखो, पॉलिटी यार गुरु, पढ़ा सबने है, पढ़ाया भी बहुत सारे टीचर्स ने है। लेकिन जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनको आज तक पॉलिटी सही समझ में नहीं आई। मैं खुद साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी बहुत समस्याएं हुई समझने में। ठीक है, देखिए कि मैं एक बेसिक तरीका निकाला हूँ पॉलिटी समझने का। ठीक है, मैं विशेष कोई टीचर तो रहा नहीं हूँ यार, अभी भी तैयारी कर ही रहा हूँ, एक नौकरी भी कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो मैं अपना फेस तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पेन टाइप की मदद से मैं आपको अच्छे से पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ, इतना मैं कैपेबल हूँ इस समय। मैंने नोट्स बनाए थे, एक टीचर है अपने जीत राणा साहब, बहुत अच्छी पॉलिटी उनने पढ़ाई है। तो मैं आपको यूट्यूब पे चीज़ फ्री में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, 10-15 मिनट की क्लास लीजिए, अगर समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई समस्या आपको लगती कि नहीं, आपके हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं वो भी करने का प्रयास करूँगा। आप ज़रूर अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होता है? इससे देश का प्रशासन चलता है। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था जो होती है वो उस देश का प्रशासन चलाने में मदद करती है। अब प्रशासन चलता कैसे है? इसके तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पिलर्स होते हैं। एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। एक का काम होता है कानून बनाना, एक का होता है कानून लागू कराना, दूसरा काम होता है कानून का संरक्षण करना न्यायपालिका में। तो विधायिका वो होती है जो कानून को बनाती है, कार्यपालिका वो होती है जो कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका हमारी जो होती है वो कानून का संरक्षण करती है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, तो हम लोग कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे जाके। ठीक है, बाकी जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो विधायक बनते, सांसद बनते, वो विधायिका का हिस्सा है। ये लोग जाके संसद में कानून बनाते हैं, ठीक, जो कि काफ़ी तरीके से पास होता है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या है, भारत के सत्ता के तीन स्तर है। ठीक, तो कंट्रोलिंग जो है हमारे पास तीन तरीके से, एक केंद्र है कि जो सेंटर है। ठीक है, सेंट्रल के बाद आपका राज्य आता है। ठीक, स्टेट, स्टेट और पंचायती राज। ठीक, पंचायती राज की भी अलग कहानी है, मैं बताऊंगा, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे यहाँ एक प्रकार से अगर हम देखें तो तीन तरीके से हमारी सरकार चलती है। एक सरकार हमारी सेंट्रल में, एक स्टेट में है, एक हमारे लोकल गवर्नेंस है। ठीक है, कि हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय महापौर हैं, या फिर उसमें जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अधिकारी हैं, ये सब। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसकी। भारत की राज्य व्यवस्था का आधार भारतीय संविधान है। अब मेन टॉपिक आया हमें भारतीय संविधान। ठीक, अब भारतीय संविधान है क्या? ये एक अधिकार पत्र है, कई अधिनियमों का संग्रह है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर देश को सही ढंग से चलाया जा सकता है। ठीक, प्रशासित कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो भारतीय संविधान की अगर कहेंगे डेफिनेशन की बात, तो ये है इनकी डेफिनेशन। ठीक, अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही? कुछ अधिनियमों पर आधारित है भारत का संविधान, कुछ अधिनियमों पर आधारित है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के समय भारत आए हैं। ठीक, अब हम लोग तो जानते हैं हमारा देश अंग्रेजों गुलाम रहा ही है। तो अब देख लीजिए ब्रिटिश शासन कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उसको पहले मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए आप, 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ, ठीक, एलिजाबेथ ने 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक, 1600 एडी में ये कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए। लेकिन कंपनी व्यापार करती रही, देखा कि यहाँ बहुत सारी कमियां हैं राजाओं में, तो उनने अपना प्रशासन चालू करना चालू किया। तो इनका जो ये फेज रहा, ये 1600 एडी से 1765 तक, ये इनने केवल इस पे व्यापार किया। ठीक है, 1765 से 1857 की क्रांति तक, 1858 कह सकते हैं उसको हम, क्रांति तक इनने व्यापार के साथ प्रशासन भी किया। ठीक, इसी फेज को 1765 से 1858 तक को ही हम कहते हैं कंपनी रूल। ठीक है, ये होता है कंपनी रूल। उसके बाद 1858 से 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं क्राउन रूल।
क्राउन रूल, ठीक है। अब देखो क्राउन रूल कंपनी रूल में अंतर क्या है। क्राउन रूल और कंपनी रूल, ठीक है, 1765 से 1857 तक चला कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट या कंपनी रूल कह सकते हो। इसमें होता यह था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल्स और रेगुलेशंस बना के देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हम इंडियंस के ऊपर वो चीज़ लागू करवाते थे, ठीक, 1857 तक। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक, भारतीय विरोध में आ गए। तो ब्रिटिश सरकार भी कंपनी को निकाल के बाहर कर दिया। वो ब्रिटिश सरकार का काम ही यही था कि कंपनी को पहले इस्तेमाल करना, उसके बाद निकाल के बाहर कर देना, ठीक। तो कुल मिला के होना यही था लास्ट में, क्योंकि शुरू से जब हम आपको अधिनियम बताएंगे कि इस अधिनियम में क्या हुआ, उस अधिनियम में क्या हुआ, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं क्या हो रहा है, ठीक। और क्राउन एक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडियंस पर रूल और रेगुलेशन, मतलब नियम कानून इम्पोज कर रही, लागू कर रही थी। ये हो जाता है हमारा क्राउन एक्ट, ठीक, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन चलाती थी अपने प्रतिनिधि रखकर यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्राउन एक्ट और कंपनी एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और टाइम पीरियड इनका देख लीजिएगा, 1765 से 1857, 1858 से 1947 तक था इन चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे अभी कंपनी अधिनियम, ठीक। क्राउन अधिनियम ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी मत देखिएगा। कंपनी अधिनियम में रहा है सबसे पहला जो सबसे मेजर एक्ट आया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। फिर उसके बाद सेटलमेंट एक्ट आया, इसको हम कह सकते हैं संशोधनात्मक अधिनियम, इसको तो रेगुलेटिंग एक्ट ही कहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। सेटलमेंट एक्ट को संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं, संशोधनात्मक अधिनियम। ये जो 1773 का एक्ट आया था उसकी कमियों को पूरा करने के लिए आया था, कमियों को पूरा करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आता है, अभी जब पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाएंगे तो हम पूरी डिटेल आपको देंगे कि पिट्स इसका नाम क्यों रखा गया, ठीक है। फिर 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ कमियां थी, उनको सही करने के लिए सेटलमेंट एक्ट, ये भी संशोधनात्मक अधिनियम है, ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम है ये। उसके बाद हमारे चार चार्टर आए 1793 में, 1813, 1833 और 1853 में, ठीक। इन सबको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत होके बस केवल किसी चीज़ को समझिएगा। आपको लगे कि नहीं इसमें ये चीज़ की कमी रह गई तो मैं उस चीज़ को ज़रूर वो करूँगा। और बाकी मैं जो क्लास करवा रहा हूँ आपको ये वनडे एग्जाम्स के लिए। अब यूपी सब इंस्पेक्टर में सबसे अच्छी पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है, वनडे एग्जाम्स। अगर हम बात करें एसएससी के सारे एग्जाम्स को लेकर, बैंक हो गई, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स हैं 4200 ग्रेड पे तक के, तो उच्च लेवल की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यूपीएसआई में सबसे बड़ा इसका वेटेज है यूपीएसआई के लिए, ठीक है, यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई का में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसी चीज़ों से आते हैं, ठीक, पॉलिटी से। तो उस तक का वेटेज ये कवर करेगा पूरा। उसके लिए आपको ये क्लासेस अगर आप कर लिए लगातार, मैं रेगुलर पर डे क्लास बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप ये रेगुलर क्लासेस कर लिए तो कन्फर्म उसके लिए आपकी व्यवस्था हो जाएगी, उसके लिए और ज़्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे बड़ी बात 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस समय यहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के, फ्रेडरिक नॉर्थ थे। और इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो वो रहा निर्माण हुआ वो गुप्त समिति से हुआ। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको याद कर लेना, ठीक। गुप्त समिति क्वेश्चन आ चुका, फ्रेडरिक नॉर्थ का क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये रहा इसका कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल रख सके। मैंने आपको शुरू में बताया था कंपनी का सिर्फ यूज़ हुआ है, कंपनी जब अपना प्रशासन इस्टेब्लिश कर ली तो कंपनी को निकाल को बाहर कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट शासन करना चालू कर दी, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। भारत में स्थायी शासन की शुरुआत करनी थी, इसके लिए कंपनी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना था। 3 ऑब्जेक्टिव थे इसके, ठीक थे और भी, लेकिन मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो यही था। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रशासन शुरू हुआ। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की गई, ठीक। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अब द्वैत शासन में क्या होता था कि जो बंगाल का नवाब था वो केवल क्रिमिनल एक्ट्स देखेगा, क्रिमिनल लॉज, ठीक है, ये वहाँ का स्थानीय शासक था। जो बंगाल का गवर्नर था
वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और टैक्स कलेक्शन इसका काम था। कुल मिला के जो फायदे के जितने भी काम हैं मद वाले, फायदे का काम हमारा बंगाल गवर्नर कर रहा था। ये केवल फर्जी के वो कर रहे थे। यहाँ से कोई क्रिमिनल लॉ से तो कोई पैसे आने नहीं है भाई, सारा पैसा तो टैक्स कलेक्शन से ही आना है। तो इस टैक्स कलेक्शन से जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर को हुआ, कंपनी और ब्रिटिश सरकार को नहीं हुआ। उसका कारण था भ्रष्टाचार। कंपनी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था सब कुछ ना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा, बल्कि जो गवर्नर वहाँ जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार से संपूर्ण मतलब कमाई तो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, सब संपत्ति अपने पर्सनल कर रहे थे। तो इसी वजह से ये एक्ट आया। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर्स अगर अब देखेंगे तो ये उनकी लिस्ट रही 1765 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव, और ये 1767 से 69 तक वेरेलस्ट ये रहे हैं। 69 से 72 जॉन कार्टियर, ठीक है। 72 से 73 तक वारन हेस्टिंग, ये आखिरी गवर्नर रहे बंगाल के। ठीक, फिर इनको 1773 1785 तक गवर्नर जनरल बनाया गया। यह मैं आपको बताऊंगा गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया भी आपको पता चल जाएगा। प्रमुख परिवर्तन क्या रहे यहाँ? प्रमुख परिवर्तन इनके ये रहे कि प्रशासनिक परिवर्तन जो रहे उसमें द्वैध शासन को समाप्त किया गया, नवाब का पद समाप्त किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर जनरल के लिए 4 कार्यकारी सदस्य बनाए गए। ठीक, उनकी नियुक्ति की गई। न्यायिक परिवर्तन में क्या रहा? भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, फोर्ट विलियम्स कोर्ट नाम था जिसका। ठीक है, इसमें जजों की संख्या 4 थी, जिसमें लॉर्ड एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और ये कम से कम नहीं तो 5 बार क्वेश्चन आ चुका है विभिन्न एग्जामों में। ठीक, और इसमें जो 3 अन्य वो थे लिमिस्टर, हाइव और चैम्बर्स, ये 3 अन्य जज थे। टोटल 4 जज थे जिसमें एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट जो पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था उसकी मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। ठीक, इसका जुरिडिक्शन जो था ये 1774 से 81 तक ये बंगाल प्रांत के सभी मामले देखता था, लेकिन 81 से 1860 तक केवल ब्रिटिश मामले देखता था। ठीक है, और 1860 भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। तो देखिए 1860 के पहले ठीक 3 सुप्रीम कोर्ट बने थे, उसमें से एक था बॉम्बे, एक बंगाल आप देखिए हैं कलकत्ता वाला जो है ना, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये सब अलग अलग डेट में बने हैं, अलग अलग ईयर में बने हैं। अब ये तीनों ये सुप्रीम कोर्ट्स हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से इनको जब 1860 भारत हाईकोर्ट अधिनियम आया तो इन तीनों को निरस्त कर दिया गया। ठीक, उसी के तहत देखो मैंने यहाँ लिखा गया 1860 में भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा रद्द किया गया। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम क्या था। तो इसमें देखो भ्रष्टाचार विरोधी परिवर्तन क्या थे? कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक। निजी व्यापार के नाम पे सबसे ज़्यादा इनका भ्रष्टाचार चल रहा था, सबसे ज़्यादा करप्शन वही था निजी व्यापार केवल। ठीक है, उसको रोक दिया गया। कंपनी कर्मचारियों को गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध, मतलब गिफ्ट नहीं ले सकते आप, गिफ्ट के रूप में रिश्वत लेते थे। ठीक, कम कर दिया गया। अन्य घोषणाएं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, प्रशासन ब्रिटिश सरकार का होगा। ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियंत्रण प्रत्येक 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट द्वारा करेगी। देखो पहला चार्टर एक्ट, पहला एक्ट हमारा 1773 में आया, दूसरा आएगा 1793 में, 1813, 1833, 1853, 4 चार्टर एक्ट आते हैं। ठीक, इनको हमें पढ़ना है, इनके सब के बीच का डिफरेंस जो है वो 20 रहेगा। ठीक, 20 ईयर्स। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा, देखिए इसमें क्या होता है। इतना हो गया। 1773 का नियम में कुछ कमियां रह गई थी जिनको पूरा करने के लिए 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम आया, सेटलमेंट एक्ट, इसको कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट, ठीक, सेटलमेंट एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को अवध और उड़ीसा इन क्षेत्रों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। कुल मिला के बंगाल के गवर्नर जनरल का पावर इंक्रीज हुआ। ठीक, और बंगाल के गवर्नर जनरल को सुप्रीम के क्षेत्राधिकार से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखा गया गवर्नर को। ठीक, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। ये 2 प्रमुख बदलाव थे संशोधनात्मक अधिनियम से। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो रहा वो ये रहा
इसका नाम सबसे पहली बात तो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया था, क्योंकि इस समय जो पीएम थे ब्रिटेन के विलियम पिट्स यंग थे, इसी वजह से इनका पिट्स एक्ट रखा गया। ठीक, इसमें देखो प्रमुख कार्य जो हुए, इसमें ईस्ट इंडिया कार्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्शन। बोर्ड ऑफ डायरेक्शन का काम था व्यापारिक मामले, इसमें थे टोटल 24 सदस्य, इसका वेतन कंपनी देती थी क्योंकि व्यापार का मामला था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था राजनीतिक मामले, इसमें 6 सदस्य थे, इसका वेतन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। ठीक, बाद में अभी कंपनी देगी, मैं उसको बताऊंगा कहाँ क्या होगा। और इसमें दूसरा बदलाव था, स्थानीय शासन समाप्त करने की शक्ति दी गई, मतलब जो बंगाल के नवाब वगैरह थे इनका शासन ये समाप्त कर सकता था। ठीक, गवर्नर जनरल, इस पॉइंट में यही कहा गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल जो कार्यकारी परिषद 1773 में 4 लोग किए गए थे, वो उनको बढ़ा के 6 कर दिया गया, इनके सदस्यों की संख्या। ठीक, अब सुनो, इस समय वारेन हेस्टिंग था। ठीक, वारेन हेस्टिंग जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करता है। विरोध करता इस स्तर तक करता कि भाई व्यापारिक मामले और वो सब अलग हो गए, कमाई कर रहे नहीं रहेगी गवर्नर, कुछ गवर्नर जनरल कोई कमाई नहीं रह गई। जब गवर्नर जनरल कोई कमाई नहीं रह गई तो वो चला गया अपोज करने ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन जब यहाँ पहुंचा तो उसके खिलाफ उस पर देशद्रोह का आरोप लगा और उस पर महाभियोग चला 1785 में से गवर्नर जनरल को पद से हटा दिया गया। फिर 1786 में चार्ल्स कार्वानिस आए, उनको गवर्नर जनरल विशेष आग्रह पर बना के भेजा गया। ठीक, इसी कारण 1786 में संशोधनात्मक अधिनियम आया, फिर यही सेटलमेंट एक्ट आया। ठीक, अब इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। अब इसका कारण देखिए, जो चार्ल्स कार्वानिस था ये सेनापति था, ब्रिटिश सेना कमांडर था, कमांडर। ठीक, ब्रिटिश आर्मी का कमांडर था, इसी वजह से इसको ये शक्ति दी गई। ठीक, अब देखिए चार्ल्स कार्वानिस की कार्रवाई, कुछ काम इसने बहुत अच्छे किए थे। 1786 1793 तक इसका कार्यकाल रहा। 1792 में इसने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की गई, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। ठीक है, 1793 में इसने पुलिस प्रशासन और सिविल सेवा की शुरुआत की गई। अब जमींदारी प्रथा क्या थी, इसको देख लो। जमींदारी प्रथा यह थी कि हर गांव में, हर एक कस्बे में एक जमींदार होगा जो टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देगा। अब जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 1/11 भाग अपने लेगा और 10/11 ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, मतलब ब्रिटिश मुनासिब को देगा जो ब्रिटिश अधिकारी वहां बैठा होगा। तो कुल मिला के जितना कर ये वसूलेगा उसको 11 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जमींदार का, 10 हिस्से सरकार के। ठीक है, ये इसकी प्रथा थी। इसने पुलिस प्रशासन और सिविल सेवा की शुरुआत की थी, इसलिए इसको उनका जनक कहा जाता है, पुलिस प्रशासन और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक, ये हो गए। अब ये चार्टर एक्ट है, 4 चार्टर एक्ट है 1793, इन सबके बीच की डिफरेंस 20 है। ठीक है, 93, 13, 33 और 1853। ठीक, ये क्यों आए थे, क्योंकि कंपनी के जो कार्य थे उनके जो कंपनी का कार्य था उस पर नियंत्रण रखने के लिए हर 20 साल बाद चार्टर आए थे, मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ, कल मैं चार्टर पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपको कैसी लगी हमारी क्लास, जैसा हो मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की सलाह देंगे आप लोग कमेंट करके तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।